बारिश का मौसम वैसे तो ज़्यादातर लोगों का फेवरेट मौसम होता है, पर ये डिजीजेस का भी फेवरेट मौसम होता है। इस मौसम में हमें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। आज हम बारिश के मौसम में होने वाले दो इम्पॉर्टेंट डिजीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें से एक है डेंगू, या लोग जिन्हें डेंगू फीवर के नाम से जानते हैं, या कॉमनली जिसे ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, और दूसरा चिकनगुनिया इन्फेक्शन के बारे में। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रोहन भट्ट। आई एम अ कंसल्टिंग होम्योपैथ एंड आई एम ऑल्सो सर्विंग एज अ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन बड़ौदा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, बड़ौदा, गुजरात। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बारिश के मौसम में होने वाले दो इम्पॉर्टेंट सीरियस डिजीजेस के बारे में। एक है डेंगू और दूसरा है चिकनगुनिया। ये दोनों इन्फेक्शंस कैसे होते हैं, इनके सिम्टम्स या चिन्ह क्या है, इनका मैनेजमेंट कैसे होता है, और कब हमें इन्हें बहुत सीरियसली कंसिडर करके डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे। इसके साथ जानेंगे क्या हम ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो दवाई के बगैर इससे एक्सेलरेट माने इनकी रिकवरी फास्ट कर सके। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेंगू एंड चिकनगुनिया, ये दोनों डिजीजेज वायरल इन्फेक्शंस है। दोनों अलग अलग वायरस से होते हैं, पर ये वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिट होते हैं मॉस्किटो के बाइट के द्वारा। ये दोनों इन्फेक्शन एक ही टाइप के मॉस्किटो के बाइट के द्वारा ट्रांसफर होते हैं, और वो है एडीज मॉस्किटो। यहां पर खास जो ध्यान रखने जैसी बात है, वो ये मॉस्किटोज बारिश के मौसम में इनका ब्रीडिंग होता है, पर यूजुअली ये साफ पानी में ब्रीड करते हैं। माने बारिश में अगर बालकनी में, गार्डन में, अगर कोई खुली जगह पे साफ पानी भरा रहता है तो वहां पर ये मॉस्किटो ब्रीड करेंगे, और ये मॉस्किटो फिर अगर किसी को बाइट करेंगे तो ये डेंगू या चिकनगुनिया को ट्रांसमिट करेंगे। यूजुअली मॉस्किटो बाइट के बाद 2 से 7 दिन में इसके सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं, या विद इन अ वीक इसके सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। इस रोग में होता क्या है? यूजुअली दोनों वायरल इन्फेक्शंस है। सिम्टम्स में जो कॉमन सिम्टम्स है वो नॉर्मल फ्लू के जैसे सिम्टम्स रहते हैं। तेज बुखार आना, हाई ग्रेड फीवर, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, मसल पेन होता है, पेशेंट्स को भूख नहीं लगती है, उनका एपेटाइट डाउन हो जाता है, उनको नौशिया माने उनको वॉमिटिंग जैसा लगता है। ये सब कॉमन सिम्टम्स है। अगर दोनों इन्फेक्शन का डिफरेंस देखा जाए तो ज्यादा हेडेक, स्पेशली आंखों के पीछे ज्यादा पेन डेंगू में देखने को मिलता है। बहुत इंटेंस, बहुत ज्यादा जॉइंट पेन वो आपको चिकनगुनिया में देखने को मिलेगा। इन जनरल बॉडी एक, बोन्स में पेन, इसीलिए डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। ये डेंगू का सिम्टम है। इसके साथ भूख नहीं लगना, वीकनेस लगना, नौशिया, वॉमिटिंग जैसा फील होना, ये दोनों में अक्सर देखा जाता है। फीवर दोनों का सिम्टम है। इसके साथ रैशेस माने छोटे छोटे लाल चकत्ते बॉडी पे आना, ये भी नॉर्मली ये दोनों इन्फेक्शंस में पाया जाता है, पर ब्लीडिंग ज्यादातर डेंगू में होता है। क्योंकि डेंगू इन्फेक्शन में बॉडी में प्लेटलेट सेल्स जो ब्लीडिंग रोकने के लिए या ब्लीडिंग को क्लॉटिंग उसको बंद करने के लिए जो जिम्मेदार सेल्स है उनका काउंट कम करता है, उनको घटाता है, तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते हैं। और इसी कारण जब डेंगू अनकंट्रोल्ड होता है या डेंगू में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो जो सेकेंडरी इसका जो पिक्चर होता है वो है डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें ब्लीडिंग होना शुरू होता है। और ये एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है। अगर पेशेंट को नॉर्मल डेंगू के सिम्टम्स के साथ सीवियर एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो, उनको उल्टी हो, उसके साथ अगर उनके गम्स से ब्लीडिंग या यूरिन में ब्लड आए या उनके स्टूल में ब्लड आए, तो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ये कॉम्प्लिकेशन सजेस्ट कर रहा है और इसमें बिल्कुल वेट किए बगैर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
डेंगी इन्फेक्शन नॉर्मली अलग अलग 4 डिफरेंट वायरसेस से होता है। तो हो सकता है कभी किसी को एक वायरस से इन्फेक्शन हुआ है, अगर दूसरी बार कोई दूसरे वायरस से उनको इन्फेक्शन होता है, तो जिनको डेंगी पहली बार हो गया है और अब उनको दूसरी बार भी होता है, ज्यादातर ऐसे पेशेंट में डेंगी सीरियस फॉर्म में रहता है। जबकि चिकनगुनिया नॉर्मली जो एक वायरस से ही होता है, वो यूजुअली एक बार किसी को हो गया तो उसकी इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग रहती है, यूजुअली वो री इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। ये सारे सिम्टम के साथ नॉर्मली डेंगी और चिकनगुनिया बेसिक ट्रीटमेंट से ठीक हो ही जाते हैं, रिकवर पेशेंट्स हो जाते हैं। खास करके डेंगी में जब पेशेंट रिकवर हो चुका होता है, पेशेंट को लगता है मैं रिकवर हो गया हूं, बहुत रेयर केस में ये पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं। जैसे मैंने आगे बताया, डेंगी हेमरेजिक फीवर, उसके सिम्टम्स डेवलप होना शुरू होते हैं, ब्लीडिंग शुरू होता है, उस टाइम पे इसे इमरजेंसी कंसिडर करके आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरी बात, जब ये ब्लीडिंग होता है, डेंगी में प्लेटलेट काउंट्स बहुत जल्दी से डाउन होता है, तो आपका ब्लड आपका ब्लीडिंग रुकता नहीं है, क्लॉटिंग नहीं जल्दी होता है, तो ब्लीडिंग होता रहता है। इस ब्लीडिंग की वजह से आपके बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर तेजी से डाउन होना शुरू हो जाता है और ब्लीडिंग दूसरे ऑर्गन्स में भी होता है, जो एक इमरजेंसी क्रिएट करता है। तो ये स्टेज को डेंगी शॉक सिंड्रोम कहते हैं। ये वाकई में इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए और जितना हो सके उतना डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये बात हुई कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं डेंगी और चिकनगुनिया में। चिकनगुनिया में यूजुअली रिकवरी हो जाती है, उसके बाद एक ही प्रॉब्लम बहुत पेशेंट्स में रहता है कि वो बाकी सब सिम्टम से फ्री हो जाते हैं, पर बहुत पेशेंट्स में उनके जॉइंट पेन लंबे समय तक, वीक्स मंथ्स तक रहते हैं और तब उनको मेडिसिन की जरूरत रहती है। ये उनको सिवियरिटी में नहीं लेके जाते हैं, पर उनके रोजमर्रा के जो काम होते हैं, डेली रूटीन वर्क, इनमें दिक्कत खड़ी करते हैं। तो ये तो हमने बात की डेंगी और चिकनगुनिया के सिम्टम्स के बारे में, और कब इसके कॉम्प्लिकेशंस को समझकर हमें इमरजेंसी कंसिडर करके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या सिम्टम से ही हम इस दोनों रोगों के बारे में जान सकते हैं? क्या वो कंफर्म किया जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। कोई भी फ्लू लाइक डिजीज में ये सिम्टम आपको मिलेंगे। डेंगी और चिकनगुनिया का कंफर्म डायग्नोसिस सिर्फ उसके स्पेसिफिक टेस्ट से ही किया जाता है, जो कि ब्लड टेस्ट है। डेंगी के बारे में बात करें तो डेंगी के लिए स्पेसिफिक आईजीएम आईजीजी एंटीबॉडीज, NS1 एंटीजन, पीसीआर टेस्ट और इसके साथ ब्लड वर्क में स्पेशली प्लेटलेट्स को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। ये सारे टेस्ट से आपको डेंगी के बारे में कंफर्म पता चलता है। चिकनगुनिया के बारे में बात करें तो चिकनगुनिया का भी कंफर्मेशन हमें ब्लड रिपोर्ट, स्पेशली उसके एंटीबॉडीज आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडीज से ही पता चलेगा कि पेशेंट को चिकनगुनिया हुआ है या नहीं। तो ये डायग्नोसिस के लिए टेस्ट करना बहुत जरूरी है, जो आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे। अब सबसे जरूरी बात, अगर किसी को डेंगी या डेंगू इन्फेक्शन हो गया है, चिकनगुनिया इन्फेक्शन हो गया है, तो इससे मैनेज कैसे करेंगे? जैसे मैंने पहले बताया, कंपेयर टू चिकनगुनिया, डेंगी या डेंगू ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ट्रीटमेंट चाहे आप कोई भी करते हो, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक, पर आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो कोई भी ट्रीटमेंट के साथ अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो पेशेंट को इस इन्फेक्शन से रिकवर होने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इससे पहले एक बहुत जरूरी बात, नॉर्मली जब किसी को फीवर होता है
तो वो अपने आप सेल्फ मेडिकेट करते हैं, खुद से ही दवाई खाते हैं। डेंगू के केस में अगर आप फीवर की मेडिसिन कुछ भी खाते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जब तक फीवर डायग्नोस नहीं हुआ है कि वो डेंगू है, चिकनगुनिया है या दूसरा कोई फीवर है, प्लीज आप सिर्फ और सिर्फ अगर फीवर के लिए सेल्फ मेडिकेट खुद से दवाई खाना चाहते हैं तो सिर्फ पैरासीटामोल लीजिए, आप दूसरी कोई दवाई मत खाइए। नॉर्मली जो NSAID ग्रुप की मेडिसिन होती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, वो मत खाइए। वो आपकी कंडीशन को गंभीर रूप दे सकती है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा सकती है, क्योंकि जनरली वो इंडिकेटेड नहीं होती है। वो आप सिर्फ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही ले सकते हैं। तो अपने आप ये मत करिए, ये सबसे जरूरी बात। और जैसे मैंने बताया, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं अगर वो आप ध्यान में रखेंगे, खास करके फूड रिलेटेड, डाइट के बारे में, तो ये आपको इससे जल्दी रिकवर होने में मदद करेगी, चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो। सबसे पहली बात, ये वायरल इन्फेक्शन है, आपको बहुत वीक करेगा। तो सबसे पहले आप न्यूट्रिशियस डाइट, जो नॉर्मली प्रोटीन वाला होता है, हल्का इजीली डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन वाला खाना शुरू करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डेंगू में प्लेटलेट्स कम होते हैं। जब प्लेटलेट कम होते हैं तो वो हमारे ब्लड का एक पार्ट होता है, जब वो कम होता है तो ब्लड का वॉल्यूम कम होता है। ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड का प्रमाण जब कम होता है तो वो वॉल्यूम हमें फ्लूइड के द्वारा, प्रवाही के द्वारा, लिक्विड के द्वारा रिप्लेस करना चाहिए। कम से कम 3 से 4 लीटर फ्लूइड, लिक्विड रिप्लेस करना चाहिए, इतना लिक्विड कंज्यूम करना चाहिए। और वो भी लिक्विड कैसा, आप पानी पी सकते हैं, पर ऐसा लिक्विड लीजिए जो न्यूट्रिशियस हो, जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। तो कौन कौन सी चीज, आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप बटर मिल्क छाछ ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, आप फ्रेश फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, आप वेजिटेबल सूप्स ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी आपके स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में, और आपके प्लेटलेट को डेफिनेटली, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ग्रेजुअली आपकी प्लेटलेट भी बढ़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, इसका प्रमाण नहीं है, पर एक्सपीरियंस ने बताया है कि 2 ऐसी चीजें, एक तो पपैया के पत्तों का जूस, वो आप ले सकते हैं, वो आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाएगा। और दूसरा गिलोय, जो एक इंडियन मेडिसिन है, उसका जूस, वो भी आपको आपके प्लेटलेट को बढ़ाएगा। वो डेफिनेटली हेल्प करता है डेंगू इन्फेक्शन को जल्दी से रिकवर होने में मदद करने के लिए। जब प्लेटलेट्स डाउन होते हैं, ब्लीडिंग होता है, तो बॉडी से आयरन भी कम होता है, तो आपको आयरन को भी रिप्लेस करना चाहिए, लो तत्व को रिप्लेस करना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप आयरन को मीट, चिकन, एग्स, एनिमल लीवर से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर वेजिटेरियन है तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पेशली स्पिनच माने पालक, जेगरी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं। ये सब चीज़ों से आपको आयरन मिलेगा। जब आप आयरन लेते हैं तो आयरन की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बॉडी में कब होगी, जब आप उसे विटामिन सी के साथ लेंगे। और हम सब जानते हैं विटामिन सी एनर्जी का सोर्स रहता है। तो आप इस इन्फेक्शन में विटामिन सी वाले फ्रूट्स, फूड बहुत खाइए। नींबू पानी, आंवला, गुआवा, साइट्रस फ्रूट्स, ये सब में विटामिन सी होता है। तो आप इसका सेवन अधिक मात्रा में करें, वही आपके आयरन को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, आपकी एनर्जी को भी मेंटेन करेगा। और इंपॉर्टेंट बात, जैसे प्लेटलेट एक ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वैसे विटामिन के ये भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है, जिसकी प्रेजेंस से ब्लीडिंग कंट्रोल होता है, बंद होता है। तो ये डिजीज में विटामिन के जिसमें से मिलते हैं वो फूड भी आप ले सकते हैं। स्पेशली विटामिन के हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से, लेग्यूम्स से मिलते हैं। लेग्यूम्स यानी कठोर, कठोर जब हम खाते हैं तो वो हमें प्रोटीन भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस इन्फेक्शन में हमें प्रोटीन वाला खाना भी खाना चाहिए, जो नॉन वेजिटेरियन लोगों को एग्स में से मिलेगा, एनिमल प्रोटीन मीट में से मिलेगा, चिकन से मिलेगा,
वेजिटेरियन लोगों में प्रोटीन अलग अलग किस्म की दालें, कठोर लेने से मिलेगा, दूध से मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हमें खाने में इंक्लूड करनी चाहिए। और मैंने जैसे पहले बताया, सबसे ज़रूरी बात, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखना है। सो ये सब चीज़ें हमें फ्लूइड के साथ मैक्सिमम लेनी है, लिक्विड के साथ मैक्सिमम लेनी है। अगर कोई भी ट्रीटमेंट के साथ अगर हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेंगू और चिकनगुनिया से बिल्कुल जल्दी पेशेंट रिकवर हो जाएगा। तो ये तो हमने बात की चिकनगुनिया और डेंगू या डेंगू के सिम्टम्स के बारे में, कैसे होता है और इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है प्रिवेंट करना, होने ही नहीं देना। तो इसे आप बहुत इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि आप मॉस्किटो बाइट को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि डेंगू और चिकनगुनिया जो मॉस्किटो मच्छर से होता है उसका नाम है एडिस, और वो साफ पानी में ब्रीड करता है। तो अपने घर के आसपास साफ पानी का जमा मत होने दीजिए। एसी का पानी, एयर कूलर की प्लेट, बाहर के गार्डन के पॉट्स, फ्लावर वाज में पानी, ये सब पानी का ठीक से निकाल कर दीजिए ताकि उसमें मॉस्किटो ब्रीड नहीं हो। घर में मॉस्किटो रेपेलेंट नेट्स, स्क्रीन का यूज करिए ताकि आप अपने आप को मॉस्किटो बाइट से बचा सके। जब भी बाहर जाते हैं तो फुल स्लीव्स के पूरे कपड़े पहनिए ताकि आपको मॉस्किटो बाइट ना हो सके। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मॉस्किटो बाइट को प्रिवेंट करने की। अगर मॉस्किटो बाइट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इन्फेक्शन आपको ट्रांसमिट नहीं होगा। डेंगू या डेंगू फीवर और चिकनगुनिया, इसमें इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मॉस्किटोज से बचते रहिए। थैंक यू ऑल।